Hello friends, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS and today's topic is reaping India's demographic dividend। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप बीपीएससी मेंस के लिहाज से देखें तो यह जीएस के सेकंड पेपर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ यदि आपका ऑप्शनल जो है ज्योग्राफी है तो वहाँ भी यह काम कर सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं और उनका जो है दोनों सेक्शन में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आर्टिकल के बारे में बता दूं कि यह 12 जनवरी 2022 को द हिंदू का आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है एशियन टाइगर्स कंट्रीज हैं उनसे कंपैरिजन किया गया है, उनका केस स्टडी लिया गया है। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि एशियन टाइगर कंट्रीज कौन कौन से हैं। ठीक है, और उनका केस स्टडी करके कंपैरिजन के साथ बताया गया है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, जो उनका जो वर्किंग प्रोफाइल है, अभी युवाओं की इतनी बड़ी जनसंख्या है इंडिया के पास, ठीक है, वो उसका लाभ उठा सकें और अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि ये एक बात पहले समझ लेते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। इसको जनरल भाषा में यदि ये समझें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब कार्यबल जो है किसी भी कंट्री का, मतलब कार्यकारी जनसंख्या, डिपेंडेंट जनसंख्या से ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि वह देश या राष्ट्र जो है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड में है या जनसांख्यिकीय लाभ में है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। और एज यू नो कि किसी भी देश का भविष्य हम कहते हैं ना कि बच्चे और युवा लोग होते हैं, तो यदि इनमें हम इन्वेस्टमेंट करें तो हम उस देश के अर्थव्यवस्था को काफी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और इसका इन्वेस्टमेंट जो है, इन पर इन्वेस्टमेंट जो है, इसका रिटर्न जो है हम लंबे अवधि तक ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बताया गया है कि भारत में जो है अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण डेटा जिसका आया था, लेटेस्ट डेटा, उसमें ये देखा गया है कि जो प्रजनन क्षमता है भारत में, ये इसका डेटा में देखा गया है कि गिरावट दर्ज करी गई है। तो गिरावट दर्ज करने का मतलब इसमें यह बताया गया है कि जब गिरावट आती है तो युवा आबादी का हिस्सा गिरता जाता है, एज यू नो। तो अब कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आंसर राइटिंग में हम किसी भी एक टॉपिक को पढ़ के जाएं और उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता है। उससे रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी प्रश्न पूछता है तो यहाँ के डेटा और केस स्टडी, द हिंदू का आर्टिकल है, अपने केस स्टडी के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है और सिविल सर्विसेज के लिए तो ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है। तो आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़िए। ठीक है, तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है इस वीडियो में। तो यदि युवा आबादी का हिस्सा गिरता है तो क्या हम कह सकते हैं कि यह सही बात नहीं है? नहीं, सही बात है, क्योंकि मान लीजिए कि एक ए पेरेंट है पी और दूसरा है क्यू। पी के 2 बच्चे हैं और क्यू के 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो आप बताओ कि कौन अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा? ऑब्वियस पी, क्योंकि इसका जो लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है उससे जो मतलब जो भी इसका बचत है उसको क्या करेगा, अपने 2 बच्चों पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, ये 4 के बनिस्पत, क्यू के बनिस्पत। ठीक है, क्यू का और ज्यादा 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके जो बच्चे हैं ये ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, न कि क्यू के। यही बात इसमें समझाया जा रहा है कि प्रजनन क्षमता में गिरावट आई है, ये अच्छी बात है। लोग जो है अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान देंगे, उनको ज्यादा कौशल क्षमता प्रदान करेंगे, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बढ़िया से विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा। ठीक है, और वह जब अर्थव्यवस्था में आएंगे, अपनी सेवा देने खुल के आएंगे, तो वो क्या करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही यह कह रहा है यहां तक। इसमें आगे बताया गया है कि समय बीतने के साथ साथ वृद्ध आबादी का हिस्सा बढ़ता है। ठीक है, और कामकाजी उम्र की आबादी घटने लगती है, इसलिए लाभांश समय की अवधि के लिए उपलब्ध होता है। समय की किसी खास अवधि के लिए उपलब्ध होता है, जिसे इन्होंने जनसांख्यिकीय अवसर की खिड़की, इन इंग्लिश यू कैन से द विंडो ऑफ डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी, ये इस टर्म का इन्होंने यूज किया है कि ठीक है, यह जनसांख्यिकीय अवसर की खिड़की है जो जिस समय तक किसी भी देश या राष्ट्र की जनसंख्या जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड में रहती है।
तो हमें चाहिए कि प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हम जो है नीतियां बनाएं ताकि युवाओं का विकास हो और युवा लोग आके हमारे राष्ट्र में योगदान दे सकें अपने कार्यों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आगे के डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे लिए तो सही बात है, हम ये कह रहे हैं कि 15 से यदि 59 वर्ष की बात करी जाए तो अप्रॉक्स या लेस देन 25 ईयर्स के जो लोग हैं वह इंडिया में 50% से ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये बढ़ता आंकड़ा जो है ये देखने के लिए तो बहुत सही है कि भारत जो है एक युवा आबादी वाला देश है, लेकिन यह कर्ष में साबित हो सकता है। ठीक है, यह अभिशाप बन सकता है यदि सही तरीके से युवाओं को दिशा न दी गई और उनका जो है भरण पोषण नहीं किया गया, उनका जो है डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं किया गया, तो यह आबादी जो है एक अभिशाप के रूप में बदल सकती है। कैसे? क्योंकि बिना कामकाजी उम्र की आबादी से जानते हो इसमें बेरोजगारी की वृद्धि होगी और आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम भी बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एक केस स्टडी लीजिए कश्मीर का। ठीक है, कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए जो भी समितियां बनी थी, पहले जो भी कमेटी बनी थी, उनका रिकमेंडेशन यही आया था कि जो भी कश्मीरी युवा हैं उनको डाइवर्ट किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनका पोषण जो है या उनको एजुकेट बढ़िया तरीके से किया जाए ताकि वह मेन स्ट्रीम में लौट के आए और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें, कश्मीरी अर्थव्यवस्था में, और उनका ब्रेन वॉश कोई अन्य जो असामाजिक तत्व हैं या आतंकवादी हैं न कर सकें। ठीक है, तो वही बात यहाँ की युवाओं के साथ, किसी भी देश या राज्य के युवाओं के साथ हो सकती है। ठीक है, बात समझिएगा। यदि उनको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे अनाप शनाप, जो हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी की समता के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। वही बात इसमें आगे बताया गया है कि इसके लिए क्या करना चाहिए? जनसंख्या की गतिशीलता, शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य देखभाल, लिंग संवेदनशीलता को शामिल करते हुए युवा पीढ़ी को अधिकार और विकल्प प्रदान करने वाली दूरंदेशी नीतियों या दूरदर्शी नीतियों की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसी नीतियां जिसमें क्या क्या होनी चाहिए? जनसंख्या की गतिशीलता होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए और कौशल होना चाहिए, स्वास्थ्य देखभाल होना चाहिए। इसके साथ साथ लिंग संवेदनशीलता को भी इसमें शामिल करके ऐसी नीतियां बनाना चाहिए, ऐसे दूरंदेशी नीतियां बनाना चाहिए ताकि जो है युवाओं का विकास हो और अंततोगत्वा वे अपने कार्यों के द्वारा जो है हमारे देश का विकास कर सकें। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे बताया गया है कि घटती प्रजनन क्षमता जो कि वर्तमान में 2 के बराबर है के साथ बढ़ती औसत आयु जो 2011 में आप देख रहे हो 24 वर्ष थी और अब 29 वर्ष हो गई है। 2036 तक ये 36 वर्ष होने की इसकी उम्मीद है। इसमें आगे बताया गया है कि गिरती निर्भरता अनुपात जो आने वाले दशक में जो अभी 75% है से घटकर 54% होने की उम्मीद है 15 से 59 वर्ष कामकाजी उम्र की आबादी के रूप में। ठीक है, ये जो निर्भर जनसंख्या है, भारत एक जनसांख्यिकीय संक्रमण के बीच में है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, और इसमें आगे बताया गया है कि तेजी से आर्थिक विकास की दिशा में अवसर प्रदान करता है। जो भी अभी सिचुएशन हमारे पास है, भारत को लाभांश मिलना शुरू हो गया है, लेकिन लाभांश जो है, जो भी एशियन कंट्री हैं, जो भी इनके एशियन भाई हैं, जो भी एशियन, जैसे हमने एशियन टाइगर्स की बात करी, या जो भी एशियन डेवलप्ड कंट्री हैं, उनसे जो ये लाभ है डेमोग्राफिक डिविडेंड का भारत को कम मिल रहा है। तो अब इसके लिए क्या क्या करना चाहिए और जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं उनके साथ कंपैरिजन करके हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ये मेयरली एक डाटा था, आप याद रखना, कंपैरिजन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी, और इसमें केस स्टडी किया है सिंगापुर, ताइवान और साउथ कोरिया का, जो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, अब इन देशों से हमें क्या क्या सीख लेनी चाहिए, इंडिया को क्या क्या सीख लेनी चाहिए, यह इसमें बताया गया है। इन्होंने कहा है कि पहला स्टेप तो यह है कि आपको अपडेटेड नेशनल ट्रांसफर अकाउंट का आकलन करना चाहिए, या नेशनल ट्रांसफर अकाउंट जो अपडेटेड हो। अब आप सोचोगे कि ये कौन सी बला है भैया नेशनल ट्रांसफर अकाउंट, तो नेशनल ट्रांसफर अकाउंटिंग कुछ बहुत बड़ी तीर नहीं है। इसमें यह देखा जाता है, इसमें यह लेखांकन किया जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की एक आयु वर्ग से दूसरे आयु वर्ग तक जो है अर्थव्यवस्था का फ्लो कितना है। ठीक है, आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। इसमें आगे बताया गया है कि ली और चेन
तथा एमआर नारायण 2021 का इनका अपना अप्रोच है कि द्वारा एनटीए कार्ड प्रणाली का उपयोग करते हुए हम पाते हैं कि भारत का प्रति व्यक्ति खपत पैटर्न जो है अन्य एशियाई देशों की तुलना में काफी कम है। ठीक है, अब इसमें आगे बताया गया है कि ये कैसे कम है कि भारत में एक बच्चा 20 से 64 वर्ष की आयु के वयस्कों के द्वारा खपत का लगभग 60% ही उपभोग करता है। ठीक है, लेकिन वहीं यदि चीन की बात करी जाए तो चीन में जो है यह आंकड़ा जो है 85% है। तो चीन में बच्चों पे ज्यादा वो इनपुट दिया जा रहा है, बच्चों का ज्यादा विकास करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। तो यही सब डेटा का कंपैरिजन इसमें बताया गया है इस आर्टिकल में। इसमें आगे बताया गया है कि 2011-12 से जो है इस तरह के निवेश पर हुई प्रगति को पकड़ने के लिए भारत के एनटीए डेटा को अद्यतन करने की आवश्यकता है। जब हम अपडेट करेंगे तभी तो 2011-12 से अब तक पिछले 10 सालों में, एक दशक में क्या डेवलपमेंट हुआ और कितना इकोनॉमिक फ्लो हुआ। एनटीए का मतलब कि एक जो उस समय के एजेस थे, उस समय के आयु वर्ग के लोग थे और इस समय का जो सिचुएशन है वहां से अब तक कितना इकोनॉमिक फ्लो हुआ, ये सब डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। तभी उसका, देखिए किसी भी डेटा का आकलन क्यों करते हैं हम क्यों जनगणना करवाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता चल सके कि जब सामाजिक आर्थिक जनगणना होती है तो कितने लोग अर्थव्यवस्था में पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और उन जो पिछड़े लोग हैं उनको टारगेट करके सरकार जो है स्ट्रेटजिक पॉलिसी अपनाती है ताकि वो यदि पिछड़े हुए हैं तो उस साइकिल से निकल सकें और मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकें। वहीं बात करी जा रही है कि आप एनटीए को जो है अपडेट करो। इसके साथ साथ राज्य विशिष्ट एनटीए की भी गणना की इन्होंने जो है हर साल रिकमेंडेशन किया है, राज्य विशिष्ट एनटीए। इससे क्या होगा, जैसे आकांक्षी जिला वाला कार्यक्रम चल रहा है, इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है, स्वच्छता अभियान चल रहा है कि कौन सा शहर जो है ज्यादा स्वच्छ है और कौन सा राज्य ज्यादा स्वच्छ है। तो इसमें शहरों के बीच क्या हो रहा है, एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन हो रहा है आगे बढ़ने का। इसी तरह इन्होंने कहा है कि राज्य विशिष्ट एनटीए की गणना भी होनी चाहिए और मतलब इसको इन शॉर्ट टर्म कह सकते हैं नीड ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है, इसमें भी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को इन्होंने डालने की, ये शब्द मैंने अपने पास से जोड़ा है, पिछला जो राज्य सरकार की नीतियां ये सब जिसके बारे में हमने चर्चा करी इसको लेके कि यहां पर भी आप इनपुट कर सकते हो कि यहां पर भी जो है प्रतियोगात्मक संघवाद की आवश्यकता है। किसमें, एनटीए गणना में। तभी तो कोई देख पाएगा कि भैया मान लीजिए बिहार की बात करें, वी आर स्टडिंग अबाउट बिहार, तो बिहार में 2011-12 में जो है युवाओं के लिए क्या प्लान था और कितना इनपुट दिया जा रहा था। अब जो है 2020-21 या 21-22 में कितना किया जा रहा है। जब एनटीए अपडेट होगा, बिहार का अपडेट हो गया, झारखंड का, यूपी का, तब लगेगा, तब कोई नेता कहेगा हाँ भैया देखो हम अपने युवाओं के लिए इतना इनपुट किए हैं पिछले 10 सालों में। ठीक है, तो ये क्या होगा, कोई राज्य कहेगा हमने आपसे ज्यादा किया है, तो यहां पे कंपटीशन बढ़ेगा और लोग चाहेंगे कि हम अपने राज्य के युवाओं के लिए ज्यादा इनपुट करें, उन पे ज्यादा खर्च करें ताकि उनका जो है विकास अच्छे तरीके से हो। ठीक है, इसलिए इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा पर जो है निवेश की काफी आवश्यकता है। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो अभी भी स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च का आंकड़ा जो है जीडीपी का 1% के, लगभग 1% के बराबर पर जो है अटका हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने बताया है, सजेशन दिया है कि क्या क्या करना चाहिए, और इस सजेशन में जो अन्य कंट्रीज हैं जैसे साउथ कोरिया हो गया उससे कंपैरिजन करेंगे कि साउथ कोरिया जो है मान लीजिए अपने औरतों को डेवलप करने के लिए, जो यंग औरतों का पॉपुलेशन है उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या किया, इसमें बताया गया है। इन्होंने अधिकार आधारित दृष्टिकोण, अर्थात हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में राइट बेस्ड जो है अप्रोच के साथ इन्होंने कि भैया आपका राइट है, क्या राइट है, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जो है किसी भी महिला का अधिकार होना चाहिए। मान लीजिए इसको फंडामेंटल राइट में बना दो। ठीक है, तो अधिकार बेस्ट जो है अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ यदि सेवाओं को शुरू किया जाए तो उसका आउटकम बढ़िया निकलता है। इन्होंने ये कहा था कि सरकार को भी, चाहे इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लाइक बिहार और यूपी की बात करें, उनको भी जो है राइट बेस्ड अप्रोच के साथ जो है इन सेवाओं को जो है पॉपुलेशन के पास पहुंचाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिकता शिक्षा तथा बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो है सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है। अभी भी आप जाते होंगे किसी भी गांव में, सरकारी स्कूल में जाओ, वहां की व्यवस्था देखो, आपको रोना आ जाएगा।
ठीक है, वहाँ के मास्टर साहब को खड़ा करो, पूछो कि किस क्लास को पढ़ाते हैं और थोड़ा सा जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट का थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछो, तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 50% लोग बताएंगे, 50% लोग नहीं बताएंगे। ठीक है, और वहाँ का स्ट्रक्चर देखो, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे कलर्ड में उसको कलर किया जाता है कि देखने से ही लगता है कि भैया ये सरकारी है, और वहाँ से एक मतलब डिमनिश टाइप की आपकी लो थिंकिंग क्रिएट हो जाती है कि भैया सरकारी स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी खिड़कियां, मतलब उसका स्ट्रक्चर ही, स्कूल का स्ट्रक्चर ही बहुत अजीब तरीके का होता है। ठीक है, वहां पर भी इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता है ताकि उसका अप्रोच जो है ना, देखिए किसी भी बिल्डिंग में जब आप मान लीजिए कि आप ताजमहल जाओ देखने, तो ताजमहल को देख के आपको क्या लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूलों को ताजमहल के जैसे बनाओ, बट उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ऐसा उसमें साइंटिफिक अप्रोच और साइकोलॉजिकल अप्रोच के साथ उसको बिल्डअप करना चाहिए कि बच्चों को आकर्षित करे वह। ठीक है, बच्चों को आकर्षित कुछ फूल पत्ती लोग बना देते हैं कि आकर्षण होगा, भैया देखो उससे आकर्षण नहीं होगा। अभी भी बच्चों में आप जाओगे तो पट्टियां दी जाती हैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हालांकि स्कूलों में इसका सुधार किया जा रहा है। अब पट्टी पे बैठ के जाड़े के दिनों में कौन सा बच्चा पढ़ेगा जब नीचे से उसे ठंडी लगेगी तो। ठीक है, बेंच डेस्क की आवश्यकता नहीं है, एक बेंच डेस्क है उस पर 5 बच्चे ठूस ठूस के बैठे हुए हैं। तो ये सब सारी चीजें ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर भी जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है कि नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार जो है भारत में परिवार नियोजन की 9.4% आवश्यकता है, जबकि वहीं मात्र चीन में यदि बात करें तो 3.3%। तो चाइना, जब देखिए चाइना विकसित हो चुका है, लेकिन वो विकसित होना अपने आप को शो ऑफ करना नहीं चाहता है, क्योंकि यदि कोई भी कंट्री विकासशील अवस्था में रहती है, पिछड़ी हुई रहती है, तो उससे बहुत सारे डोनेशन और बहुत सारे लाभ मिलते हैं अन्य कंट्री के द्वारा और WTO, वर्ल्ड बैंक, इन संस्थाओं के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए उस लाभ को और लेना चाहता है वो, इसी लालचवश वो अपने आप को विकसित नहीं कर दिखा रहा है, लेकिन वो विकसित हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्या है प्रजनन, ये परिवार नियोजन की आवश्यकता जो है 3.3% ही है, लेकिन इंडिया में ये लगभग 9.5% के बराबर है। ठीक है, तो ये जो गैप है इसको भी पाटने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इन्होंने सेक्स डिस्पैरिटी की बात करी है एजुकेशन में। सेक्सुअल डिस्पैरिटी मतलब शिक्षा में लिंग भेद। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए 10वीं कक्षा तक जहां पे 9 बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पे यदि लड़कियों की बात करी जाए तो 5 या 4 लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक है, ये डिस्पैरिटी हो गया। ठीक है, इसको लिंग भेद कहते हैं, शिक्षा में लिंग भेद। तो इसको पाटने में जो है पाटने की आवश्यकता है। शिक्षा में लैंगिक असमानता चिंता का विषय है। भारत में लड़कियों की तुलना में लड़कों के माध्यमिक और तृतीयक विद्यालयों में जो है नामांकित होने की अधिक संभावना है, जबकि लड़कियां जो है माध्यमिक और तृतीयक विद्यालय में कम पढ़ती हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। वहीं यदि फिलीपींस, चीन, थाईलैंड में बात करी जाए तो यह उल्टा है। जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया में जो है लिंग अंतर काफी कम है। इसे उलटने की जरूरत है इंडिया के लिए। ठीक, ये बताया गया है कि देखिए जहां पे फिलीपींस, चाइना और थाईलैंड में जो है, और जापान, दक्षिण कोरिया, ये एशियन कंट्रीज हैं जो डेवलप हो चुके हैं या डेवलप्ड होने के जस्ट कगार पे हैं। तो इनमें जो है कितना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है, जहां पे लिंग भेद भी नहीं है और सबके लिए समान एजुकेशन है। वहीं इंडिया में जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, वह चाहे परिवार से के तरफ से हो या सरकार की तरफ से बढ़िया अप्रोच नहीं किया जा रहा है, बढ़िया इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है, इसका रिजल्ट हो। दोनों यहाँ पे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि यदि आप अभी तक बने हुए हो तो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, बहुत अच्छा है। मैंने इसका हिंदी में रूपांतरण किया है द हिंदू के आर्टिकल का। इसमें आगे बताया गया है कि भारत को जो है अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, 2019 में जहां यह डाटा 20.3% बता रहा है कि महिलाएं ही काम कर रही थी या काम की तलाश में थी, जो 2003-04 में जो है 34.1% थी। मात्र 14% का लगभग गिरावट हुआ है। तो $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में जो है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का टारगेट है इंडियन इकोनॉमी को 2024 या 25 तक 5 ट्रिलियन का बनाना, तो यदि बनता है या कुछ 1-2 सालों के बाद बनता है, तो जब तक वर्किंग पार्टीशन नहीं बढ़ेगा जो है महिलाओं का अर्थव्यवस्था में, तब तक इसको प्राप्त करना जो है संभव नहीं है।
ठीक है। इसमें आगे भी बताया गया है, उदाहरण देंगे कि 10वीं कक्षा पास करने वाली लड़की को कौशल सीखने के लिए अधिक विकल्पों की आवश्यकता होती है। क्यों अधिक विकल्पों की आवश्यकता? ताकि उसको जो है कहीं भी काम मिले, यदि शादी होने के बाद घर के पास काम मिले, वो कोई एक ही काम सीखेगी। मतलब इसको यदि सिंप्लीफाई करना चाहें, एक लड़का है और एक लड़की है, तो लड़की को जहां आधी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ उसको कौशल विकास देना चाहिए लड़कों के बनिस्पत, ताकि लड़की को कहीं भी आसपास अपने घर में काम, घर के आसपास काम मिल जाए तो वो आराम से करे, और लड़का दूर दराज भी जाके कर सकता है। तो ये सारी चीजें प्रोफाइल है। हालांकि ये कोई स्टिग्मा नहीं है मेरे बातों से मुझे आप ये मत समझना, लेकिन ऐसा इसमें बताया गया है तो मैंने कहा है। इसके साथ साथ लड़कियों को ऑफिस जाने के लिए या कंपनी जाने के लिए, अपने कार्य प्लेस पे जाने के लिए सुरक्षित परिवहन की भी आवश्यकता होती है। अब देखिए, इसमें दक्षिण कोरिया की स्थिति दी गई है। केस स्टडी दिया गया है कि दक्षिण कोरिया की महिला कार्यबल भागीदारी दर अब 50% हो गया है। दक्षिण कोरिया इसको कैसे इस टारगेट को प्राप्त किया है, तो इसमें बताया गया है कि लिंग के अलग अलग आंकड़ों और नीतियों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य जेंडर बजटिंग करी है। ठीक है, हर एक सेक्टर के लिए दक्षिण कोरिया ने जेंडर बजटिंग करी है। उसके साथ साथ चाइल्ड केयर लाभ बढ़ाया है। अब यहाँ पे आज जाके देखो कि बड़े बड़े कलेक्ट्रेट में महिलाएं कार्य कर रही हैं, वहां भी क्रेश की व्यवस्था नहीं है। पर्सनल अपना आदमी लेके जाओ, बच्चों को लेके जाते हैं, महिलाएं देख नहीं पाती हैं, जो सरकारी महिलाएं हैं या प्राइवेट महिलाएं हैं। सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है, लेकिन उसका जांच पड़ताल नहीं किया जाता है। ठीक है, कि कौन सी कंपनी या कौन सी संस्था जो है महिलाओं के लिए क्या क्या कर रही है। तो ये सब सारी चीजें हैं कि चाइल्ड केयर का लाभ मिले। मान लो एक कामकाजी महिला के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होती है, शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, तो पति भी काम करने पे जाता है, खुद भी काम करने जाते हैं, तो बच्चे का टेक केयर कौन करे। न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, तो वहां पे काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, और आप देखोगे कि काम छोड़ने का जो रेट है यहीं पे ज्यादा बढ़ जाता है महिलाओं के लिए। ठीक है, तो सरकार को भी चाहिए कि जो सरकारी कार्यालय हैं उसमें भी क्रेच वगैरह की व्यवस्था करी जाए, अलग से आदमी मतलब औरत जो है वहां पे नर्स जो है अवेलेबल कराया जाए बच्चों को देखभाल करने के लिए। तो ये सारी चीजें इसमें बताया गया है, जैसे दक्षिण कोरिया ने करा कि चाइल्ड केयर लाभ भी बढ़ा दिया। ठीक है, और उसके साथ साथ अंशकालिक काम के लिए यदि कोई अंशकालिक काम कर रहा है तो उसमें कर वगैरह ना लेगे, ऐसा कुछ प्रोत्साहन देके, आर्थिक प्रोत्साहन जो है अपने कार्यबल में जो है महिलाओं की भागीदारी दक्षिण कोरिया ने 50% कर ली है। ठीक है, इसके बाद इसमें यह बताया गया है कि अगर इंडिया भी ऐसा कर लेता है तो क्या होगा, इंडिया को क्या लाभ होगा। तो ये बताया जा रहा है कि श्रम बल की भागीदारी में जो है लगभग 20% की वृद्धि होगी। ठीक है, यदि इंडिया कुछ अप्रोच अपना रहा है, भारत के घरेलू कर्तव्यों में लगी, ये कह रहा है कि सभी महिलाओं को यदि जो काम करने की इच्छुक हैं उनको यदि काम प्रोवाइड करा दिया जाए तो कार्यबल में इंडिया की 20% की वृद्धि होगी। तो हमने यहां तक जाना माय डियर फ्रेंड्स कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या सिचुएशन है डेटा के आधार पे, और एशियन कंट्री के साथ इंडिया का कंपैरिजन हमने देखा। अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। पूरा यह एक आंसर राइटिंग का अप्रोच है। देखिए, अब इसमें बात यह हो सकती है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी डाइवर्सिफाइड कंट्री है, एज यू नो, जहां पे साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वो काफी ज्यादा डेवलप हैं। ठीक है, और वहां पे जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड उतना नहीं है जितना नदर्न स्टेट्स में है। तो क्या इसका लाभ मिलना चाहिए दक्षिण भारतीय राज्यों को या घाटा? नहीं, लाभ मिलना चाहिए। जैसे आप जो है इस डेटा में देख रहे हो, बताया गया है कि भारत को राज्यों के बीच विविधता को संबोधित करने की जरूरत है। भारत एक युवा देश है और उम्र बढ़ने की स्थिति और गति जो है राज्यों के बीच भी भिन्न भिन्न होती है। यहीं पे बताया गया है कि दक्षिण राज्यों में जहां जनसांख्यिकीय संक्रमण में उन्नत है और पहले से ही वृद्ध लोगों का प्रतिशत अधिक है, तो वहीं पे यदि मिडिल इंडिया की बात करी जाए, नॉर्थ इंडिया की बात करी जाए, तो यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, ज्यादा है। तो ये जो सेक्टर हैं उत्तर मध्य क्षेत्र भारत का, या भारत के कार्यबल के भंडार के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यह साउथ इंडिया भी जा सकते हैं, नॉर्थ इंडिया भी जा सकते हैं, उत्तर पश्चिम भी जा सकते हैं, पूर्व पश्चिम भी जा सकते हैं, उत्तर पूर्व भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें बताया गया है कि जो डाइवर्सिफाइड कंट्री है भारत सरकार को चाहिए कि इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाए। ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग अपना प्रोग्रेस रेट है, तो सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। ठीक है, अब निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष मैं पूरा पढ़ के आपको बता देता हूं।
एज पर आर्टिकल इसमें बताया गया है कि जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए शासन सुधारों के लिए एक नया संघीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। संघीय दृष्टिकोण फेडरल अप्रोच के साथ, जैसे कि हमने पहले बताया कि अलग अलग राज्यों का प्रोग्रेस रेट अलग है, ताकि विभिन्न उभरते जनसंख्या मुद्दों जैसे प्रवास, उम्र बढ़ने, कौशल, महिला कार्यबल भागीदारी और शहरीकरण पर राज्यों के बीच नीति समन्वय स्थापित किया जा सके। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई। आगे इसमें बताया गया है कि रणनीतिक योजना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, निवेश, निगरानी और पाठ्यक्रम सुधार के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय इस शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए कि जो भी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना चाहते हैं, तो जो भी हम स्ट्रेटजी बनाएं तो विभिन्न मंत्रालयों को लेके बनाएं, ठीक है, ताकि जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है हम प्लानिंग कर सकें और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के द्वारा हम अपने युवाओं को विकसित अवस्था में पहुंचा सकें। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट काफी पसंद आया होगा। आई नो कि यदि आप अभी तक देख रहे होगे तो आप वीडियो की क्वालिटी और मटेरियल की क्वालिटी समझ रहे हो, इसीलिए अभी तक देख रहे होगे, और इसका लाभ आपको मेंस आंसर राइटिंग में, इसके साथ साथ प्रीलिम्स में भी मिल सकता है। काफी ज्यादा हमने फैक्ट्स भी पढ़ा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबा देना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।